हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो चलिए बिना वेट के यहाँ पर इसके सारे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हो तो उसके बाद उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो। प्लानिंग के बाद आता है एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के बाद आता है कंट्रोलिंग। यानी कि आपको ये देखना कि जो आपने प्लान बनाया था क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। क्या आपने जैसा काम दिया था लोगों को, क्या वैसा ही काम हो रहा है कि नहीं। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे अपने काम के लिए, क्या वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और अपने एक्चुअल वर्क को कंपेयर करना अपने स्टैंडर्ड वर्क से, यानी कि जो आपने डिसाइड किया था वो और जो आपने असली में किया वो, ये दोनों को कंपेयर करना और इसमें जो भी डेविएशन है वो क्यों आ रहे हैं ये पता लगाना। इन सारे एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। और ये सारी एक्टिविटीज जो है ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसके बाद होती है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया है। कंट्रोलिंग is referred to as the process of evaluation of the work that is done. It is all about setting standard of the work and then comparing the actual work is done with that standard work. It ensures that all the activities in an organization are performed as per the decided plan. क्या सारी चीजें प्लान के हिसाब से हुई थी या नहीं हुई थी, ये डिसाइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रिंसिपल दैट अ मैनेजर शुड कंसीडर व्हाइल डीलिंग विद डेविएशन इफेक्टिवली। डेविएशन का मतलब क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज प्लान की थी वो और असली में कोई चीज हुई, तो वो दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन का टारगेट रखा था 100 प्रोडक्ट्स का बेचने का और आपका बिका खाली 80 प्रोडक्ट्स, तो आपका जो डेविएशन हो गया वो हो गया 20, है ना। तो इन डेविएशन को कैसे डील करना चाहिए उसके लिए एक प्रिंसिपल बताना है। स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेस इज इफेक्टिवनेस। और कोई एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल की बात की गई वो प्रिंसिपल का नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने होंगे कि अगर मान के चलो हमारा टारगेट है 100, तो हमें स्टैंडर्ड ऐसे सेट करना होगा कि अगर 80 से 120 के बीच का डिफरेंस है तो हम चला लेंगे, है ना। और अगर 80 से नीचे का डिफरेंस तो ही हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है किसी की कहाँ चोरी हो रही है। हाँ, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन या फिर थोड़ी सी मार्जिन रखनी होगी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेस इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स आर नॉट एबल टू बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। वो कब होती है, जब उनके जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो क्वांटिटी के टर्म में नहीं रहते। क्वांटिटी के टर्म में यानी कि वो नंबर्स में नहीं रहते। अगर वो नंबर्स में नहीं रहेंगे तो आप उसको इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिया जॉब सेटिस्फेक्शन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज। अभी जॉब सेटिस्फेक्शन हर एम्प्लॉय के लिए अलग होता है। किसी को 10,000 कमाना है, किसी को 20,000 कमाना है, किसी को 30,000 कमाना है, किसी को 1 लाख कमाना है। तो सारों का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है ना। तो ये आप इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं बांट सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो हमेशा कम हो जाती है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेस इज इफेक्टिवनेस। फिर से वही कहा गया है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड्स जो है वो क्वांटिफाई नहीं हो पाते हैं तब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है डेविएशन को मेजर करने में। क्योंकि अगर क्वांटिटी ही नहीं रहेगी तो आप डेविएशन कैसे निकालोगे, है ना। तो जो भी डेविएशन हो रहा होगा एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, वो डेविएशन आपको निकालने के लिए आपको क्वांटिटेटिव टर्म में उसकी स्टैंडर्ड्स को सेट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, 100 यूनिट्स आपका प्रोडक्शन है, वो आपका स्टैंडर्ड था। अब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 80 यूनिट्स हो रहा है, तो जो 20 आ रहा है वो है डेविएशन। लेकिन अगर आपके पास नंबर में नहीं होगा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोलोगे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अगर आप ऐसा बोलते हो तो
अब क्या होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको चाहिए, तो वो प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो आपको डेविएशन समझ नहीं आएगा। किसी मंथ 120 करेंगे, किसी मंथ 80 करेंगे, किसी मंथ 60 करेंगे, किसी मंथ 160 करेंगे, तो आप उसको नापोगे कैसे कि कितना डेविएशन हुआ। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड सेट रहेगा तो आपको डेविएशन नापने में ईजी होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन वाला एग्जांपल दिया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी टू स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये पता लगाने के लिए आपको दो स्टैंडर्ड्स बताने हैं। तो पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, और दूसरा फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये है कि कैसे आपका जो कैपिटल है वो आपके एसेट्स में और आपके लायबिलिटीज में फ्लो हो रहा है। तो ये जो है अकाउंटिंग टर्म्स है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड्स में नापा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने आपको भी बताया कि कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को पता लगाने के लिए। हम यूज करते हैं डेविएशन। डेविएशन, तो यहाँ पर वही डेविएशन वर्ड जो है वो इसका आंसर है। सिंपल है। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक कमेंट। यानी कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर में देखते हैं, और कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हम पास्ट में देखते हैं। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, आइए इसका आंसर पढ़ते हैं और जानते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इन एडवांस रिगार्डिंग द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। प्लानिंग में हम एडवांस में कोई भी चीज को फोरकास्ट करते हैं कि एडवांस में फ्यूचर में वो क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं। इट इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड गोल दैट नीड्स टू बी अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है ये बताता है। Therefore, it is said that planning is about looking ahead, which involves predicting the future. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्लानिंग का मतलब होता है लुकिंग अहेड, यानी कि आगे देखना। और जो क्वेश्चन का पहला पॉइंट था प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, ये यहाँ से प्रूफ होता है। Controlling takes into consideration the assessment of past performance and comparing them with set standards. Controlling का मतलब ये होता है कि अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को देखना और उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, और जो भी डेविएशन आया है उसको सॉर्ट आउट करना। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी सेड दैट बैकवर्ड लुकिंग फ्यूचर, यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हम बैकवर्ड देख रहे हैं फ्यूचर को। ठीक है, बट ऑल द स्टेटमेंट आर पार्शियली करेक्ट। देखो, पहले तो इसने ये प्रूफ कर दिया क्वेश्चन ने कि प्लानिंग को लुकिंग अहेड क्यों बोलते हैं और कंट्रोलिंग को लुकिंग बैक क्यों बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये पार्शियली करेक्ट है, पूरा सही बात नहीं है। क्यों? एज प्लानिंग इज डन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड हाउ टू डू बेटर, सिमिलरली कंट्रोलिंग ऑल्दो लुक्स एट पास्ट परफॉर्मेंस, इट्स एम इज टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। देखो, अभी तो हमने ये प्रूव कर दिया कि प्लानिंग का मतलब आगे देखना और कंट्रोलिंग का मतलब पीछे देखना, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में हम जब फ्यूचर को देखते हैं तो हम पास्ट के बेसिस पे देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ, फिर हम फ्यूचर की ग्रोथ डिसाइड करते हैं कि अगले 5 साल में हमारी इतनी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग हम बैकवर्ड देख कर करते हैं कि भाई हमारा स्टैंडर्ड कैसा था और हमारा जो प्रोडक्शन था वो कैसा था। लेकिन हम बैकवर्ड देख के हम फॉरवर्ड की प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो भी उसमें डेविएशन आया हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं क्या कि ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन ना आए। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खाली फॉरवर्ड या खाली बैकवर्ड लुकिंग है, ये दोनों है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। इसका मतलब है कि अगर आपने बहुत कुछ कंट्रोल करना चाहा तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यही जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का है, यानी कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस रूल में ये कहा गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि आप सारी चीजों को कंट्रोल कर पाओ। प्रिंसिपल बोलता है कि आप सारी चीजों को कंट्रोल करने के बजाय एक रेंज दे दो। एक रेंज दे दो कि अगर आप कहोगे कि मेरे को 1 लाख यूनिट हर महीने चाहिए, तो आप उसको एक रेंज दे दो कि मेरे को 80,000 से 1,20,000 के बीच में प्रोडक्शन चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको डेविएशन को इग्नोर करना है, क्योंकि डेविएशन छोटा मोटा है, वो कोई भी रीजन से हो सकता है। तो अगर ये रेंज के बाहर जाता है
तभी आपको डेविएशन निकालना है। तो यही चीज यहाँ पर करी गई है, ओनली व्हेन द डेविएशन गो बियॉन्ड द रेंज देन इट शुड बी नोटिफाइड टू मैनेजर फॉर कंट्रोल मेजर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ होता है खत्म। देखो दोस्तों कितने इजीली जो है हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। तो जो मैनेजरियल कंट्रोल होता है उसकी एक टेक्निक होती है बजटरी कंट्रोल, तो उसको एक्सप्लेन करना है। अब ये बजटरी कंट्रोल क्या होता है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि बजट यानी कि हम पहले बजट बनाते हैं फिर जो है उस बजट के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक दैट इज रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान इन द फॉर्म ऑफ बजट। सही बात है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट टेल अस व्हाट नीड टू बी अचीव्ड एंड द पॉलिसीज दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर द टाइम पीरियड। इसका मतलब ये है कि बजट हमें बताता है कि हमें कैसे अपने पैसे को यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है और किस समय यूज करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स दैट वी आर सेटिंग बजट। जो भी हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअली रहता है उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि वो क्या हमारे स्टैंडर्ड बजट के हिसाब से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सच अ कंपैरिजन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन एंड हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स। तो जो ये कंपैरिजन रहता है ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे जो है डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे और कैसे उस डेविएशन को दूर करेंगे। देयर कैन बी डिफरेंट बजट फॉर डिफरेंट डिवीजन। हर डिवीजन के लिए बजट अलग अलग हो सकता है और बजट एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज एंड एनकरेज द एम्प्लॉय टू रीच द ऑब्जेक्टिव। और जो बजट है वो एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन होता है। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा ये सोचता है कि मेरे को ये बजट लिमिट तक तो जाना ही है। अगर आपको सेल्स का बजट दिया गया 1 लाख तो आपको 1 लाख तक तो जाना ही है। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन। और अगर आपका बजट जो है वो 1 लाख है प्रोडक्शन का, तो मतलब अगर आपका एक्सपेंस का बजट 1 लाख है तो आपको वो 1 लाख के नीचे रहना है। तो ये भी एक तरह से मोटिवेशन हो गया कि आपको ये पता हो कि आपकी लिमिट क्या है। तो विद प्रॉपर बजटिंग मेजर्स रिसोर्स कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूटिलाइज प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली जो है बजट को एलोकेट करोगे तो आपका जो सारा काम है वो सही से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट ऑडिट सर्व्स एज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसको कंट्रोलिंग का इफेक्टिव मेजर क्यों माना जाता है। अब ये मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है भाई साहब? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट रहता है, जो उसके मैनेजर्स रहते हैं, जो उसके डायरेक्टर्स रहते हैं, जो बीओटीज रहते हैं, उनकी ऑडिट करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये हम ऑडिट में चेक करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूजफुल इन इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है एंड ऑल्सो इंक्रीज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। इट इवेलुएट्स द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड हाईलाइट एरिया वेयर डेफिशिएंसीज आर ऑब्जर्व्ड। अब ये क्या करता है, सारे जो मैनेजर के ऑब्जेक्टिव है उसको इवेलुएट करता है और ये पता लगाता है कि डेफिशिएंसीज कौन से एरिया में। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर को मार्केटिंग नहीं आती तो ये डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं बेच पाएगा। तो मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छी स्किल है और ज़्यादातर लोगों को आनी चाहिए। The following point will be helpful in explaining the importance of management audit as a technique of control. अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It helps in identifying deficiency in the work which will help in taking corrective measure necessary for the improvement. जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तो ये हमें डेफिशिएंसी पता लगाता है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उसमें कौन सी डेफिशिएंसी है और कैसे हम इसको टैकल कर पाएंगे। क्योंकि जब हम इस डेफिशिएंसी को टैकल करेंगे तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे और इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। Second, by performing management audit, various management activities can be monitored which help in improving overall efficiency of the organization. जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तब हम बहुत सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो एफिशिएंसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। थर्ड, enhanced coordination can be observed between employee and department as work is monitored for effectiveness. अभी जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहेगी और इस नोकझोंक की वजह से जो है काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जो भी इन्वायरमेंट में चेंज रहता है। फॉर एग्जांपल कि टैक्सेशन में कोई नया इम्प्रूवमेंट आ गया या टैक्सेशन में कोई नया रूल आ गया, तो इसको कैसे अपने बिजनेस के साथ जो है उसको चेंज करना है, अपने बिजनेस को कैसे उस टैक्सेशन के रूल के हिसाब से चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिट में। ठीक है, कैसे हमारी पॉलिसी कंटिन्यूअस अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट पॉलिसी में आती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर अरफाज हैज़ बीन हेडिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ राइटवेल प्रोडक्शन लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम। एक स्टेशनरी आइटम है जिसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अरफाज के पास है। The firm secured an export order that has to be completed on a priority basis and production targets were defined for all the employees. एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला जिससे प्रोडक्शन टारगेट सेट हुए और सारे एम्प्लॉय को प्रोडक्शन टारगेट पता चल गया। वन ऑफ द वर्कर मिस्टर भानु प्रसाद फेल शॉर्ट ऑफ हिज डेली प्रोडक्शन टारगेट बाय 10 यूनिट फॉर 2 days कंसिक्यूटिवली। एक भानु प्रसाद है जो अपने टारगेट से 10 प्रोडक्ट कम बना रहा है हर दिन, 2 दिन ऐसा हो गया। Mr. Fast approached Ms. Vasundhara, the CEO of the company, to file a complaint against Mr. Bhanu Prasad and requested her to terminate his services. Explain the principle of management control that Ms. Vasundhara should consider while taking a decision. अभी ये अरफाज जो है ये अपने हेड के पास जाता है और बोलता है कि ये जो एम्प्लॉय है भानु प्रसाद, ये भानु प्रसाद हर दिन 10 यूनिट कम बना रहा है पिछले 2 दिन से, तो मैं चाहता हूं कि आप इस भानु प्रसाद को काम से निकाल दो। सिंपल है। तो अब ऐसे केस में वसुंधरा को कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाना चाहिए? तो इन दिस सिचुएशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाना चाहिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एनी एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप हैविंग कंट्रोल ऑफ नथिंग। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर आप सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहोगे तो आपके कंट्रोल में कोई भी चीज नहीं आएगी, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ओनली डेविएशन दैट आर बियॉन्ड द लिमिट विल बी नीड टू बी एक्नॉलेज एंड अप्रोप्रिएट एक्शन नीड टू बी टेकन। जो एक लिमिट से ज्यादा डेविएशन आता है वहीं पर आपको स्टेप्स को लेने चाहिए। तो भानु प्रसाद को आपको काम से नहीं निकालना चाहिए और उसका रीजन फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ट्रेन करना चाहिए। सिंपल। तो यहाँ पर होता है शॉर्ट आंसर्स खत्म। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो भी कंट्रोल का प्रोसेस रहता है उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपको एक बजट एक स्टैंडर्ड बनाना होगा, क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो आप फिर उसको कंपेयर किससे करेंगे? जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा तब आप कंपेयर किससे करोगे? तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है, क्योंकि आप जो है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करो और आप उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रखना है। समझ गए? तो क्वांटिटेटिव रखोगे तभी आप उसको डेविएशन को निकाल पाओगे। तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड सबसे पहला जो है प्रोसेस है जो कंट्रोलिंग में होता है। दूसरा, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद जब आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया तब आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापना है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा। कि अगर आपका सेल्स का जो टारगेट था वो 1 लाख था, तो आपका एक्चुअल में सेल्स कितना हुआ है? क्या 1 लाख हुआ है, क्या 80,000 हुआ है, क्या 120 हुआ है, क्या 150 हुआ है, क्या 2 लाख हुआ है, कितना हुआ है? ये परफॉर्मेंस को एक्चुअल मेजर कर। फिर थर्ड में आता है कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। आपको दोनों को कंपेयर करना है कि एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो क्यों है, डेविएशन ज्यादा है तो क्यों है, तो उसका आपको रीजन यहाँ पर कंपेयरिंग करने में पता चलेगा और फिर आपको उस रीजन को सॉर्ट आउट करना है। चौथा, एनालाइजिंग डेविएशन, यानी कि फिर जो भी आपका डेविएशन आया, जो भी आपका डिफरेंस आया, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। When comparing actual performance with set standard, there will be deviation. It is important to find the deviation. The methods used are critical point control and management by exceptions. तो यहाँ पर 2 मेथड आप यूज कर सकते हो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एनालाइज करने के बाद फिर आता है करेक्टिव मेजर्स लेना। अगर आपने सबसे पहले
आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, फिर आपको डेविएशन को एनालाइज करना है, फिर आपको करेक्टिव स्टेप लेना है, यानी कि जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी डेविएशन आया है उसकी वजह क्या है और उसका आपको उपाय निकालना है कि अगली बार ये डेविएशन नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये होता है करेक्टिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। जो मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक्स है वो आपको बतानी है। इसमें 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या आता है, ट्रेडिशनल में जो पुराने मेथड्स थे, फॉर एग्जांपल पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी कि मैनेजर्स ओवरसी द वर्क कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयर्स। इन दिस टेक्निक जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो मैनेजर्स देखते हैं। मैनेजर जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं वर्कर से कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद जो है उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, उनको हर वर्कर पे नज़र रखनी पड़ती है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरा है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। मैनेजर्स कैन गेट द परफॉर्मेंस डेटा विच इज इन फॉर्म ऑफ एवरेज, percentage or ratio, and it can be easily represented in chart and graph. Therefore comparison of performance with standards is determined. इसके बाद हम स्टैटिकल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं जिसमें ये परसेंटेज दिया होगा ग्रोथ का, सेल्स का, परचेज का, रेशियोज दिए होंगे काफ़ी सारे, और इनके बेसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमें सेल को 10% इंप्रूव करना है तो क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा है 10%। 10% से अगर 8% इंप्रूव हुआ तो 2% का डेविएशन क्यों आया। तो ये सारी चीज़ें हमें निकाल सकते हैं। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ये होती है कि हम कितना प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहेंगे, यानी कि हमको मिनिमम इतना तो बेचना ही है। ठीक है, वो होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। इस टेक्निक से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो बिजनेस में कितनी कैपेसिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की। फिर आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल यानी कि आप एक बजट को सेट करते हो और फिर उसके हिसाब से देखते हो कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था, और अगर इसमें डिफरेंस आता है तो वो क्यों आया। इसको हम डेविएशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। फिर आती है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपने कितना पैसा बिजनेस में डाला, आपका नेट प्रॉफिट कितना है और आपका परसेंटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस में 1 करोड़ डाला और आपने कमाया 15 लाख रुपए एक साल में, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो है आप अपने कंपनी का क्राइटेरिया नाप सकते हो। दूसरा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस यानी कि हमारा लिक्विडिटी पोजीशन कितना है, हमारा करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, और हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कितना है, हमारा सेल्स टू स्टॉक या फिर डेटर टू सेल रेशियो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आती है रेशियो एनालिसिस में। तीसरा आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि अपने बिजनेस को सेंटर में डिवाइड करना, कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर वाले खाली कॉस्ट देखेंगे, परचेसिंग का काम देखेंगे, रिवेन्यू सेंटर वाले खाली सेलिंग का काम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर वाले जो भी पैसे हैं उनका मैनेजमेंट देखेंगे, और प्रॉफिट सेंटर वाले कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए ये देखेंगे। तो इसमें सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर आता है मैनेजमेंट ऑडिट। चूंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मैनेजमेंट की ऑडिट होती है ताकि मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, ये पता लगा सके। फिर आता है पीईआरटी एंड सीपीएम। तो ये पीईआरटी जो है, सीपीएम जो है, ये मेथड्स होते हैं जहां पर आप ये पता लगाते हो कि क्या जो भी मैंने प्लान बनाया था उसका एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं, रिसोर्स एलोकेशन सही से हो रहा है कि नहीं। जो भी ये सब टेक्निक्स है पीईआरटी और सीपीएम, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है। फिर आते हैं 6 MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ये बताता है कि क्या आपकी डिसीजन मेकिंग सही है कि नहीं, क्या आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो कि नहीं। ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और आपके लिए डाटा एनालाइज करके देता है। जैसे कि टैली आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेता है और आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देता है, कैश फ्लो बनाकर देता है। वैसे ही MIS आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाकर देता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का। सबसे पहले ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग द डेफिशिएंसी। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उसका सही से यूज हो, इसीलिए कंट्रोलिंग को यूज करते हैं।
जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है ये भी हम कंट्रोलिंग से पता लगा सकते हैं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है ये भी हम कंट्रोलिंग से चेक कर सकते हैं। अभी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में भी काम आता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अब थोड़ा सा सख्त हो जाता है कि वो कंट्रोल करने लगता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कितने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, कितना डेविएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। क्या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि नहीं ये भी आप कंट्रोलिंग प्रोसेस से पता लगा सकते हो। क्या एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं ये भी आप पता लगा सकते हो कंट्रोलिंग से। Controlling is effective for management, but there are certain problems that are faced by organization which are highlighted below. कंट्रोलिंग एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है, आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्टैंडर्ड एक साथ नहीं नाप सकते, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। चेंजिंग फैक्टर्स इन बिजनेस इन्वायरमेंट रिजल्ट इन चेंजिंग ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे जैसे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को भी चेंज करना पड़ता है। कंट्रोलिंग विल बी रेजिस्टेड इफ इट इज अगेंस्ट द कंफर्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय के कंफर्ट लेवल के बियॉन्ड आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस चीज को, और ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है। देखो ये दोनों बहुत ही क्लोजली फंक्शन है, ये तो आपको पता ही है। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एडवांस में देखते हैं कि हमें क्या करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक पहुँचना है। जो प्लानिंग है इसलिए हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड कंट्रोलिंग जो रहता है इसको हम बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच मानते हैं, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है, अगर डेविएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और फिर यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ों को बदलाव लाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर लिखा हुआ है ये आंसर सिमिलर है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जहाँ पर आपको डिफरेंस बताया, मतलब एक ये लिखा था ना कि प्लानिंग फ्यूचर के बेस पे होता है, कंट्रोलिंग पास्ट के बेस पे होता है। जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपनी एम लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन बना रही है भाई साहब, बोथ द डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी करती है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, लॉयल कस्टमर फॉलोइंग है। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से टारगेट मैच नहीं हो पा रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो गया है, सेल्स भी कम हो गई है। मोबाइल मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली ग्रोथ कर रही है, चाइना से सारे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कंपनी के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो कंपनी को अपनी कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी को बड़ा करना है और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपनी को कौन से बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी पता चलेगी, फिर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड पता चलेगा, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और फिर जो भी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन है वो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। हाउ कैन कंपनी लीड दिस प्लानिंग विद ग्रोथ इन द लाइन ऑफ बिजनेस टू एंश्योर दैट इट्स प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एंड टारगेट इज अचीव्ड। कैसे जो है ये पता लगा कि जो हमने टारगेट सेट किए वो हमारे बिजनेस के हिसाब से सही है कि नहीं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड फंक्शन। फिर से वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पर कि क्लोजली रिलेटेड फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, ये वो सेल्स और प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड्स में कुछ गड़बड़ है तो उसको सेट करने चाहिए। अभी स्टेप्स क्या क्या है कंट्रोलिंग के, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले बेंचमार्क सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना, फिर दोनों को कंपेयर करना, फिर दोनों के डेविएशन को एनालाइज करना, फिर करेक्टिव स्टेप्स लेना। जो मैंने आपको शॉर्ट आंसर में बताया था वही सेम यहाँ पर इस आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीधा हम आते हैं ए, डिस्क्राइब एनी टू फीचर ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। दो कंट्रोलिंग के फीचर बताने हैं, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एंड परवेसिव। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बताना है। तो जो भी फीचर है वो ये है, पर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। Mr. Santanu is a chief manager of a reputed company that manufactures garment. He called production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activities related to his department so that everything goes as per the set plan. He also suggested him to keep a track of the performance of all the employees in the organization so that targets are achieved effectively and efficiently. इतने सारे क्वेश्चन पढ़ के एक ही बात ध्यान में आती है कि यहाँ पर बात की गई है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की।
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है कि हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें कुछ ही चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और जो है अपना रेंज बनाकर फिर उसमें डेविएशन कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड अप्रोच रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हमें काम करना चाहिए। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है जो मैनेजरियल लेवल पे होता है और डिवीजन और डिपार्टमेंट लेवल पे भी होता है। कुछ पॉइंट्स दिए कंट्रोलिंग के, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में काम आता है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में, एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने में, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में और कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है आधे घंटे में कंट्रोलिंग हमने खत्म कर लिया। अब आपको जाना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अपने थॉट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।